प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो हमारा यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस है उसमें से संप्रेषण शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण जो वहां पर है यूनिट, उसमें है शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शिक्षण प्रक्रिया को मैंने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज के इस सेशन में हम संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन टाइप्स एंड कम्युनिकेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि इससे लास्ट ईयर भी काफी डीप क्वेश्चन आया था। जिस भी बुक में आप देखें, जो मेरी ये नोट्स हैं, यह बहुत सारे बुक से मिक्स करके जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय बनाए हुए थे। और आप पहले ही धैर्य के साथ बैठ जाएं, क्यों तो जब मैं इसकी पीडीएफ बना रहा था तो मैंने ये काउंट किया कि पीडीएफ बनाते समय मैंने 35 पेजेस की पीडीएफ बनाई है। और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है वह भी इसमें आपको मिलेगा। और क्वेश्चन था कि लीथ हॉयर के अनुसार संप्रेषण को कितने भागों में विभाजित किया है? 3। तो संप्रेषण के विभिन्न मॉडल, हम यहाँ पे अरस्तु का मॉडल है, कोल एंड चैन मॉडल है, संप्रेषण प्रक्रिया क्या बार्लो का मॉडल है, और भी बहुत सारे इसमें मॉडल बीच में आएंगे, हेलिकल मॉडल है, कुंडलित मॉडल है। तो आप ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से आप कंटिन्यू करें। तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, उसमें आप उसको अन्यथा ना लें, क्यों तो हमें एक अच्छी तैयारी करनी है। जब मैंने नोट्स इस पे प्रिपेयर करे होंगे तो मुझे कम से कम आप ये मान के चलिए, जैसे जो आप प्रतिभागी हैं, यदि आप किसी बुक से अभी नोट्स बनाने बैठे तो आपको एक ही टॉपिक को कवर करने में डिफरेंट बुक से कम 1 हफ्ता लगेगा। क्यों तो ये जो हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस है जनरली पेडागोजी का, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, किसी एक बुक में प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो सब आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संप्रेषण का मतलब यहाँ पर देखिए, संप्रेषण सबसे पहले हम कम्युनिकेशन बात करें तो संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन का हिंदी पर्याय है। मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ चलूंगा, जहां समझाना होगा वहां आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली बार शायद मूल्य शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, वैल्यू वैल्यूअर करके वहां पर था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है जनरली सामान्य। बस यहाँ से जो अगर फैक्ट बनता है तो ये होता है कि किस शब्द से हुई है कम्युनिस, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए साहब आगे देखते हैं। देखिएगा साहब, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जनरली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखिए संप्रेषण कम्युनिकेशन है क्या। जैसे अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं, जैसे एक शिक्षक के द्वारा छात्रों को जो सूचनाएं दी जा रही है, छात्रों को जो पढ़ाया जा रहा है, यानी अपने विचार उनका आदान प्रदान, शिक्षक छात्र को और छात्र शिक्षक को, तो यही कम्युनिकेशन है। या ऐसा भी कि प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा किसी निचले स्तर के कर्मचारी जो उनसे निचले स्तर के हों, उनके द्वारा किसी शिक्षक के पास कोई मैसेज को भेजना, कोई संदेश भेजना। प्रधानाचार्य महोदय ने कहा कि आप उन शिक्षकों से या प्रॉपर उन शिक्षक से यह बात को कह दीजिए। ये उसको वो ओरली भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। फिर वहां से क्या उसका फीडबैक आता है, यानी कि लोगों के द्वारा आपस में बात करना, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यही संप्रेषण है। अब देखिएगा सर, तो आप समझ गए होंगे संप्रेषण की जो परिभाषाएं हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जैसे तो देखिएगा, डायरेक्ट बात करते हैं। एंडरसन महोदय ने क्या कहा है, एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो अगर क्लियर आपके मोबाइल पे ना दिख रही हो तो आप मोबाइल से क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब देखिए साहब, एडगर डेल की ये जो डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। मीन्स संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेल साहब की, ये अक्सर पूछी जाती है। अब देखिएगा साहब, लुगिस एवं वीगल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखिएगा साहब, बर्नार्ड, देखिए बर्नार्ड के अनुसार क्या है, संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिससे एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको हर डेफिनेशन, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ कि तो काफी लेंदी है, आपको हर डेफिनेशन में मेन पॉइंट को पकड़ना है। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में, ये ऐसे शब्दों को आप पकड़िए, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। किसने कहा, बर्नार्ड। जिससे एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अब देखिए साहब, ईजी मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, इसमें जो डेफिनेशन लिखी है सारी इंपॉर्टेंट है। आप किसी को इग्नोर मत कीजिएगा, ये मेरी आपको सलाह है। डेफिनेशंस क्यों, तो एक नंबर से ही कभी कभी हम सिलेक्शन से रह जाते हैं। आप ये सोचेंगे इतने, आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है। याद करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका कोई ऐसा उपाय है नहीं। आप कम से कम उनके अंदर क्या लाइनें हैं, किसने क्या कहा अलग अलग टॉपिक पर, तो उनको जरूर याद करें, उनको जरूर अपने दिमाग में बैठा लें। अब है साहब आगे, एच कूड्स एवं एच वेरिस, इन्होंने कहा संप्रेषण प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता के पास सूचना का स्थानांतरण है तथा वह सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जा रही हो। देखिए कितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको लग भी रहा होगा कि इस टाइप के ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्यों तो आप लोगों ने भी एग्जाम पहले भी दिए होंगे। तो इसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिएगा साहब, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, तो उन्होंने क्या कहा है, संप्रेषण एक, एसपी कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर, संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक माध्यम से होता है। अब इसके बाद से मिलेट साहब की एक डेफिनेशन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा संप्रेषण प्रशासनिक संगठन की रक्त धारा है। देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। फिर है साहब आगे, लुइस ए एलन, इन्होंने कहा है संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट जो ये डेफिनेशंस हैं, इनको हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन डेफिनेशंस को याद करें और इनको अपने ध्यान में रखें। अब आता है साहब संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो देखिए संप्रेषण सबसे पहले कहा जाता है कि नंबर पहला डायनेमिक प्रोसेस है। इन्हीं के अंदर से कहीं से क्वेश्चन निकल के आएंगे और क्वेश्चन बनेगा, आप हर एक चीज को अच्छे से समझिए। तो देखिए क्या है, संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। ठीक है, आप समझ गए संप्रेषण का मतलब। संप्रेषण एक स्थिर कार्य नहीं है बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, तो आपको प्रकृति क्या पता चली कि एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया। दूसरा सर, संप्रेषण एक कौशल है, यानी कि कम्युनिकेशन इज अ स्किल। तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य चार अवयव मीन्स घटक हैं या कंपोनेंट होते हैं। तो चार कंपोनेंट कौन से होते हैं सर, देखिए, एक तो श्रवण कौशल यानी कि सुनने का कौशल, वादक कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। ठीक है, यानी कि हमारे पास सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, लिखने का कौशल और पढ़ने का कौशल। यानी कि संप्रेषण में देखिए अगर कोई कह रहा है तो किसी की बातों को सुनना, धैर्य के साथ सुनना, उसको श्रवण कौशल कहेंगे। बोलना, संप्रेषण में बोलना, वो भी एक वादक कौशल है।
लिखना, किसी के द्वारा कही गई बातें कुछ कही जा रही है उनको लिखना लिखित रूप में, पढ़ना, ये सब क्या है कम्युनिकेशन के स्किल। ठीक है? तो संप्रेषण अपने आप में एक कौशल माना जाता है, ठीक है? अब देखिए आगे साहब, संप्रेषण एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। संप्रेषण एक द्विवाही या द्विमार्गी प्रक्रिया है, मीन्स टू वे स्ट्रीट या टू वे प्रोसेस। तो संप्रेषण में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला साहब तथा दूसरा संदेश को ग्रहण करने वाला। तो द्विमार्गी प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। एक सेंडर और एक रिसीवर। अब देखिए सर आगे फोर्थ, ये संप्रेषण की विशेषताएं कहीं न कहीं मैंने पहले ही लिख दी हैं जो लास्ट में था। ठीक है? प्रकृति और विशेषताएं। संप्रेषण में विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण आपका समावेशित होता है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं। ठीक है? ऐसे ही प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व है, क्यों तो बिना अगर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो शिक्षण यानी कि टीचिंग आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। ऐसी संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है, क्यों तो जब हम समाज में किसी के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, जब हम उनसे अपनी बातों को कहते हैं, वो अपनी बातें उनकी बातों को सुनते हैं, वो भी अपनी बातें कहते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, ये क्या है सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य कम्युनिकेशन करता है। यदि अगर कोई आदमी कम बोलने वाला हो, इंट्रोवर्ट हो, तो हम जनरली नहीं बोलते हैं कि वो सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है। तो सामाजिक कोई भी इंसान कब होगा? जब उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, उनका बोलने का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, किसी के सामने अपनी बातों को रखने का स्किल उनके पास में अच्छा होगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है सामाजिक वातावरण में भी। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में हमने कहा कि अंतःक्रिया यानी कि इंटर रिएक्शन एंड फीडबैक होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे टीचर और स्टूडेंट अगर आपस में टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट भी उसमें या तो यस बोले, जैसे टीचर बार बार बोल रहे हैं कि आपको समझ में आया तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर, यस मैम। ठीक है? या कहीं पर छात्र क्वेश्चन पूछते हैं, छात्र कहते हैं सर इसको एक बार और समझा दीजिए। ये क्या है? इंटर रिएक्शन है संप्रेषण में। अब ये केवल टीचर स्टूडेंट ही नहीं, समाज में यदि दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं, अगर मान लो एक व्यक्ति बोले जा रहा है, दूसरा सुन ही नहीं रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, तो उसको हम कोई कम्युनिकेशन थोड़ा ना कहेंगे। ठीक है? इसलिए आपस में पार्टिसिपेशन, अंतःक्रिया, पृष्ठ पोषण ये होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब संप्रेषण में क्या होता है कि जैसे टीचर ने पढ़ाया, फिर टीचर ने छात्रों से कहा आपको समझ में आया और छात्र कहते हैं हाँ, हमको समझ में आया, दैट इज़ द फीडबैक। या क्वेश्चन पूछा टीचर ने और छात्रों ने उसका आंसर दिया, तो उसका आंसर देना भी एक फीडबैक है। ठीक है ना? चाहे वो आंसर गलत ही क्यों ना हो, कम्युनिकेशन का फीडबैक है कि आंसर आया कुछ ना कुछ, आउटपुट आया, दैट इज़ द पृष्ठपोषण। फीडबैक। तो संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, इससे लोग आपस में जुड़े रहते हैं। अब आगे चलते हैं साहब। अब देखिएगा संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो संप्रेषण ध्यान दीजिएगा साहब एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, दृढ़ होते हैं तथा विकसित होते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया है, यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है? वहां आ जाएगा संप्रेषण एक शैक्षिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, ऐसे बोथ। तो शैक्षिक प्रक्रिया तो है ही है, उसमें शिक्षा का आदान प्रदान तो हो रहा है, साथ में सामाजिक प्रक्रिया भी है। अब संप्रेषण प्रक्रिया के मॉडल, इनको ध्यान में रखना। पहले तो हम बात करेंगे सरल मॉडल, जो सिंपल मॉडल है। तो संप्रेषण में मुख्यतः 4 पद होते हैं, लेकिन बार्लो ने संप्रेषण के 7 पद बताए हैं। तो संप्रेषण में 4 पद क्या होते हैं? आइए साहब थोड़ा सा इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए अगर सिंपली बात करें तो एक संप्रेषण में हमेशा एक प्रेषक होगा साहब। प्रेषक क्या होगा? जैसे आप हैं, आप अपनी किसी बात को मेरे से कहना चाहते हैं, तो प्रेषक आप हो गए। आप उस अपने मैसेज को आप किसी मौखिक रूप से भी कह सकते हैं, वर्बली भी किसी के मेरे पास भेज सकते हैं या मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है? या फिर आप लिखित रूप से। तो जैसे प्रेषक आपने मैसेज है, मैं मीन्स आपने मेरे से ये पूछा, सपोज कि आपकी क्लास में कितने छात्र हैं?
ठीक है, आप प्रधानाचार्य की भूमिका में हैं, ऐसे मान लीजिए। संदेश क्या है? संदेश ये हुआ कि आपकी कक्षा में कितने छात्र-छात्राएँ हैं। तो प्राप्तकर्ता सपोज़ मैं हो गया, तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी क्लास में कक्षा 11 में 56 छात्र-छात्राएँ हैं, जिसमें से 26 बालक हैं, 30 क्या हैं? बालिकाएँ हैं। ठीक है? तो उसमें क्या होगा देखिए, जो प्रतिपुष्टि है, मैं जो आंसर दे रहा हूँ कि साहब हमारी क्लास में टोटल कक्षा 11 में 56 छात्र-छात्राएँ हैं, बालक-बालिकाएँ हैं, जिसमें से 26 बालक और 30 बालिकाएँ हैं। तो ये मेरा फीडबैक मैसेज है। दिस इज़ फीडबैक, और ये मैंने दोबारा किसको बताया? प्रेषक को बताया। तो कम्युनिकेशन का हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है साहब। तो इसमें क्या-क्या होता है? एक तो प्रेषक यानी कि सेंडर मुख्यतः, एक मैसेज होता है, एक ये इसको हम प्राप्तकर्ता को रिसीवर बोलेंगे, और प्रतिपुष्टि को फीडबैक। ये संप्रेषण में मुख्यतः 4 पद हैं। अभी हम आगे दूसरा अगर हम पढ़ेंगे, दिस इज़ द सिंपल मॉडल, तो उसमें अभी आपके पास और भी आएगा। देखिए डायरेक्ट हम इस पे आते हैं। अब देखिए बार्लो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ध्यान से देखिए, बार्लो ने संप्रेषण का एसएमसीआर मॉडल दिया। अब क्या है एसएमसीआर मॉडल? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एसएमसीआर मॉडल किसने दिया अगर आ जाए, तो बार्लो ने दिया। अब इसमें भी ध्यान से आप अंदर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बार्लो ने संप्रेषण को एसआर मॉडल यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल या उद्दीपन प्रतिक्रिया, स्टिमुलस मींस उद्दीपन, रिस्पांस मींस प्रतिक्रिया मॉडल या प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल के रूप में समझाने का प्रयास किया। तो बार्लो ने कौन-सा मॉडल दिया मुख्यतः? इन्होंने दिया साहब एसआर मॉडल। तो संप्रेषण का एसआर मॉडल किसके द्वारा दिया गया अगर कहा जाए, तो यह दिया किसके द्वारा? बार्लो के द्वारा। या संप्रेषण का उद्दीपन प्रतिक्रिया मॉडल किसके द्वारा दिया गया? संप्रेषण का प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ध्यान रख लीजिए, बार्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रेषक, प्रेषक इसमें होता है साहब उत्तेजना के लिए रुका हुआ व्यक्ति, मीन्स जो मैसेज को भेजना चाह रहा है, और रिसीवर है प्रतिक्रिया के लिए रुका हुआ व्यक्ति यानी कि प्राप्तकर्ता। इसे बाद में देखिए, बाद में क्या हुआ, इसे बाद में एसएमसीआर मॉडल तक बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले जो बार्लो ने दिया उस मूलतः एसआर मॉडल दिया, और इसको बाद में इंक्रीज कहां तक करा? एसएमसीआर मॉडल। एसएमसीआर का फुल फॉर्म देखिए, एस से हो गया सेंडर, एम से मैसेज, सी से चैनल, और आर से रिसीवर। यानी कि हम बोले प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता मॉडल। तो एसएमसीआर मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? ये मॉडल दिया गया बार्लो के द्वारा। तो एसएमसीआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? आप देख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, बार्लो का एसएमसीआर मॉडल संचार या संप्रेषण का रेखीय मॉडल यानी कि लीनियर मॉडल है, कोई दो तरफा संचार नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जो एसएमसीआर मॉडल है ना, देखिए अभी आप पढ़ेंगे आगे, इस संप्रेषण मॉडल में रेखीय मॉडल आएगा, संवाद मूलक मॉडल आएगा, और कार्य संपादन मॉडल आएगा। रेखीय मॉडल वो होता है जिसमें फीडबैक नहीं होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, फीडबैक मीन्स रिसीवर का फीडबैक वहां नहीं पहुंचेगा, केवल संदेश चले जाएगा। ये संचार का कोई स्रोत है, ये इन्होंने एक संदेश बनाया, मैसेज बनाया, ये किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर प्राप्तकर्ता तक मैसेज चले गया, लेकिन प्राप्तकर्ता ने देखिए कोई फीडबैक इसमें नहीं जुड़ा है। तो एसएम बार्लो का एसएमसीआर मॉडल कैसा मॉडल है? रेखीय मॉडल, चक्रीय मॉडल, संवाद मूलक मॉडल, या फिर आपके पास संवाद मूलक मॉडल सॉरी, या कार्य संपादन मॉडल, आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बार्लो का संप्रेषण से संबंधित एसएमसीआर मॉडल एक रेखीय मॉडल है, लीनियर मॉडल है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक, नो एनी कंसेप्ट ऑफ फीडबैक इन बार्लो एसएमसीआर मॉडल। अब बार्लो का एक अन्य मॉडल भी है, देखिए ये अन्य मॉडल है। हाँ, अब इसका उससे कोई एसएमसीआर मॉडल के अलावा है। अब बार्लो के अनुसार संप्रेषण में 7 तत्व होते हैं। देखिए, अब यहाँ फीडबैक का कंसेप्ट है, लेकिन ये एसएमसीआर मॉडल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। दिस इज नॉट द एसएमसीआर मॉडल। अगर एसएमसीआर मॉडल कहेगा वो लीनियर मॉडल है। यहाँ इन्होंने कहा कि एक सेंडर होगा, संदेश भेजने वाला, वो मैसेज बनाएंगे, फिर मैसेज की इनकोडिंग होगी। ये इनकोडिंग का मतलब क्या है? कि वो मैसेज को पढ़ा जाए, ठीक है, उसमें जो चीजें हैं समझने लायक हों, ठीक है। फिर उसके लिए रिसीवर होगा, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करेगा। मैसेज को इनकोड करना मतलब मैसेज की लैंग्वेज बनाना, डिकोड मतलब अब उस मैसेज को पढ़ना, ठीक है, उसको अपने उसमें कोड्स में समझना, आप ऐसे समझिए। फिर
डिकोडिंग के बाद क्या होगा, फिर से वो मैसेज बनाएगा कौन, रिसीवर, उसने डिकोड करा, मैसेज करा और जो भी वह समझा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देखिए फीडबैक के माध्यम से दे दी। तो 7 कंपोनेंट हो गए देखिए, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग 3, रिसीवर 4, डिकोडिंग 5, मैसेज 6 और फीडबैक 7। अब संप्रेषण प्रक्रिया का एक सरल मॉडल भी है, किसी-किसी बुक में देखिए, आप इस बुक में ये दोनों डायग्राम में आप अंतर देखिएगा। देखिए वो बार्लो का है, ये नीचे एक और है। तो इसमें थोड़ा-सा ये आगे-पीछे होते हैं, कभी एन्कोडिंग, मैसेज, रिसीवर, आपसे कोई इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा किसके बाद क्या आएगा। और आप किसी बुक में ऐसा भी डायग्राम देखें तो आप कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो आप ऐसा कन्फ्यूज़ करेंगे सर बुक में ये पहले दिया है, एन्कोडिंग पहले दिया है, मैसेज बाद में दिया है। तो देखिए, ये वो अलग-अलग बुक में अलग-अलग तरीके से दिए हैं, उससे आपको कुछ नहीं ज़्यादा मतलब ऐसे भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है। तो संप्रेषण का स्रोत या संदेश वाहक देखिए ये अनदर मॉडल में। इसके बाद यहाँ एन्कोडिंग आ गया है पहले ये। उसके एन्कोडिंग के बाद संदेश दिखाया गया है, क्यों तो पहले उन्होंने एन्कोडिंग करी जो बोलना चाह रहे हैं या जो लिखना चाह रहे हैं उसको एक भाषा बनाई, उसको एन्कोड ना, जैसे आप कोई लेटर लिखते हैं किसी अपने से बड़े अधिकारी को या कोई प्रार्थना पत्र ही लिखते हैं, तो आप एक लैंग्वेज नहीं बनाते हैं, उसका फॉर्मेट बनाते हैं कि मैं क्या लिखूं, क्या लिखना चाहिए। उस जब आप लिख तो उसको एन्कोडिंग है, दैट इज एन्कोडिंग, मैसेज तैयार करना। ये अगर मैं ऐसे बोलूं तो उसके बाद से तब जाके ये संदेश बना। फिर संदेश का माध्यम, फिर माध्यम के बाद से डिकोडिंग हुई उसकी, संदेश प्राप्त करता, और उसके बाद से ये फीडबैक। तो यानी कि क्या-क्या होता है ये सब आप ध्यान में रख लीजिए इसमें। अब चलते हैं सर आगे नेक्स्ट। अब संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। तो देखिए, एक अच्छे संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नांकित तत्वों का होना आवश्यक है। तो देखिए संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं और निम्नांकित तत्व होने चाहिए कह रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट देखिए, संप्रेषण संदर्भ, कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट। तो देखिए, भौतिक संदर्भ हो सकता है जैसे स्कूल या शिक्षण कक्ष आदि, संप्रेषण अच्छे संप्रेषण प्रक्रिया में। सामाजिक संदर्भ होते हैं जैसे कक्षा या विद्यालय का वातावरण। तीसरा, मनोवैज्ञानिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में जैसे औपचारिकता या अनौपचारिकता। समय संदर्भ, यथा दिन का समय या समय की अवधि। ठीक है, ये संप्रेषण में संदर्भ है। ठीक है, कंटेक्स्ट है उसके। आपके पास फिजिकल हो सकता है, आपके पास सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं या टाइम बॉन्डेड। ठीक। अब यानी कि अब इसके बाद से दूसरा हम चलते हैं संदेश का स्रोत। अच्छे संप्रेषण में संदेश का स्रोत देखिए, तो संदेश का स्रोत क्या होगा, या तो कोई व्यक्ति हो गया या शिक्षक हो सकता है या कोई घटना जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं, संदेश स्रोत कहलाते हैं। देखो संदेश का स्रोत क्या है, कोई व्यक्ति, जैसे हम किसी अपनी बात को किसी दूसरे से कह रहे हैं तो हम सोर्स हो गए ना। शिक्षक हो सकता है, छात्र भी हो सकते हैं, कोई इवेंट अपने आप में हो सकता है। ये संदेश का स्रोत। इवेंट कैसे, मान लीजिए कहीं पर कोई पेड़ टूट गया, तो वो एक घटना है, वो अपने आप में एक सोर्स बन गया। हम किसी और से कहेंगे देखो वहां पर एक पेड़ टूट गया, समझ रहे हैं? तो उसका मतलब क्या है, वो घटना अपने आप में स्वयं में एक सोर्स बन गई। ठीक। और व्यक्ति कैसे हुए, जब हम अपने मन के किसी विचार को स्वयं से जनरेट करके किसी के सामने रखें। अब देखिएगा सर तीसरा आता है इसमें संदेश। अच्छे संप्रेषण में देखिए कि अब इसमें देखिए संदर्भ जो है, देखिए संदेश एक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस होता है जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। देखिए स्टिमुलस कैसे होता है, जब हम किसी से कोई बात करते हैं, जैसे हम किसी से कहते हैं अरे जरा सुनो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए अगले के मन में क्या आएगी उसके लिए एक यानी कि वो अपना कहीं न कहीं हम कह रहे हैं उत्तेजना, उसको सुनने के लिए आतुक, ठीक है, आतुर होंगे, जल्दी से सुनना चाहेंगे, ठीक है? यानी कि स्टिमुलस होता है अपने आप में, ठीक है? जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है, संदेश मौखिक या लिखित संकेतों के रूप में तथा व्यक्ति की मुख मुद्रा या हाव-भाव के रूप में हो सकता है। अब देखिए इसके बाद आता है सर अच्छे संप्रेषण में संप्रेषण का माध्यम। तो संप्रेषण के माध्यम का अर्थ है वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश संदेश स्रोत से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है। तो इसमें एक माध्यम भी होता है। अब माध्यम क्या क्या हो सकता है देखिए, जैसे रेडियो है, स्टूडियो है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, पत्र संप्रेषण के माध्यमों के कुछ उदाहरण है। आप समझ गए होंगे, जैसे न्यूज़पेपर है ना, तो न्यूज़पेपर से देखिए
वो अपने आप में लिखित में उसमें न्यूज़पेपर में पूरे जो भी है हमारे पास दिन उससे पहले दिन की या जो भी खबरें हैं मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है कहीं न कहीं, आप समझ गए मेरी बात को। पुस्तकों से कम्युनिकेशन हो रहा है। हम डिफरेंट ऑथर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं, कभी कोई साहित्यिक पुस्तक पढ़ते हैं, अलग-अलग प्रकार की। तो ये सब क्या है? संप्रेषण। क्यों तो किसी जो लेखक है उन्होंने अपनी किताब लिखी, हमने उनकी किताब को मार्केट से परचेज़ किया और उसको पढ़ रहे हैं, तो उनके विचार तो हमारे पास पहुँच रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही देखिए अब संकेत या प्रतीक। तो संकेत शाब्दिक अथवा अशाब्दिक हो सकते हैं। शब्द जो होते हैं स्वयं में संकेत या प्रतीक होते हैं। संकेत क्या है देखिए या प्रतीक सिंबल जैसे मुँह के हाव-भाव हैं। उन्होंने हमने कहा देखो वहाँ पर पानी बह रहा है सपोज़, ठीक है? तो हम अंगुली से जो इशारा करते हैं दैट इज़ संकेत या जो हम बोल रहे होते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं इनको संकेत या प्रतीक कहा जाता है, ठीक है? तो संप्रेषण में इनका होना काफ़ी आवश्यक है। तो शायद आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप एक अपनी समझ विकसित करिए तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? अब एन्कोडिंग देखिए, मैंने आपको पहले भी कह रहा था एन्कोडिंग को हमने यहाँ पे लिखा है। एन्कोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी सूचना, विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए मैसेज के सरलीकरण की प्रक्रिया को एन्कोडिंग कहते हैं। यानी कि जो हम मैसेज कहना चाह रहे हैं किसी से उसको सिंपल लैंग्वेज उसमें हम अपने संकेत संकेत रख लें, ठीक है? या प्रतीक मीन्स सिंबल रख लें उसमें, ठीक है? सूचना के आदान-प्रदान के लिए। अब डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटानुवाद यानी कि अपने वह उसको समझता है, ठीक है? कर संदेश ग्रहण करता है। कभी-कभी डिकोडिंग ये होती है एन्कोडिंग और डिकोडिंग अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें, किसी एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बनाना, उसको एन्कोडिंग करते हैं। फिर डिजिटल को फिर से जैसे डिजिटल सिग्नल है हमारे पास, हमने उसको एनालॉग के फॉर्म में ट्रांसमिट हो सकता है सपोज़ वो जो माध्यम में जाएगा वो एनालॉग सिग्नल बन के जाएगा, तो हम उसको डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में बदलते हैं। फिर जो माध्यम में वो मीडियम में एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में गया सपोज़, फिर जो उसकी डिकोडिंग करेगा, जो उसको चाहेगा फिर से उसको डिजिटल फॉर्म में चाहेगा तो एनालॉग से फिर डिजिटल में बदलेगा, उसको डिकोडिंग कहते हैं। अगर हम जो फिजिक्स वाले कम्युनिकेशन के टर्म में बात करें, तो वो वहाँ पर ये है, ठीक है? अब देखिए अब इसके बाद से एक अच्छे संप्रेषण में पृष्ठपोषण, तो पृष्ठपोषण क्या है देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यह वह प्रत्युत्तर होता है जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। जैसे संदेश प्राप्ति की सूचना, संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करना, फीडबैक मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। किसी मान लीजिए विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने एक लेटर भिजवाया किसी शिक्षक के पास, ठीक है? और उनको कुछ कार्य दिया और शिक्षक ने कर्मचारी के थ्रू उस लेटर का आंसर बना करके या उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रधानाचार्य महोदय के पास भेजी गई, तो शिक्षक के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट फीडबैक है, ठीक है? अब देखिए साहब इसमें आगे क्या होता है संदेश प्राप्तकर्ता रिसीवर। तो संदेश प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करता है। इसमें क्या हो सकता है जैसे श्रोता हो सकते हैं, ठीक है? कहीं पर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, हम जैसे क्रिकेट मैच को देख रहे हैं, वहाँ पे कमेंट्री चल रही है, वो संप्रेषण कर रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, दर्शक हैं जैसे, छात्र हैं, पत्र-पत्रिकाओं के पाठक हैं, ये सब श्रोता का काम करते हैं। अब देखिए साहब संप्रेषण के कुछ सिद्धांत भी होते हैं। अब संप्रेषण के कौन-सा सिद्धांत है? क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से बन जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। यहीं से कहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा संप्रेषण के। अब सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सर तत्परता एवं अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये कम्युनिकेशन में काम करता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस एंड मोटिवेशन। तो संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण को ग्रहण करने वाले व्यक्ति का संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान सजग, तत्पर एवं अभिप्रेरित रहना काफी आवश्यक होता है। यानी कि दो व्यक्ति अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक एक संप्रेषणकर्ता जो बोल रहे हैं और एक रिसीवर प्राप्तकर्ता, उनका सजग, तत्पर एवं अभिप्रेरित रहना मीन्स जब बोल रहे हैं तो अगले को सुनने के लिए सजग यानी अलर्ट मोड में रहना चाहिए। तत्पर मीन्स तुरंत रिएक्शन देना चाहिए और अभिप्रेरित मीन्स उनकी बातों से अभिप्रेरित रहना चाहिए।
किसी दूसरे की बात को सुनने के बजाय उनको डिमोटिवेट कभी भी नहीं करना चाहिए, बेशक कि आपको उनकी बात पसंद भी नहीं आ रही हो। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तो गुड कम्युनिकेशन का यही कहा जाता है। हो सकता है आपको अगले की बात पसंद नहीं आ रही है, आप वहाँ पर से जाना चाह रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे, "अरे छोड़ो ये बात को हटाओ, बाद में बात करते हैं।" ये गलत वर्ड है। कितनी बार हम ऐसा बोल देते हैं, नहीं। आप अगर ऐसा ही है तो कभी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि साहब मेरे को थोड़ा-सा कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है? या फिर आप जैसे मोबाइल फ़ोन जनरली जब बहुत से लोग वो करते हैं, तो नहीं तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगले के विचारों को समझना, तत्पर रहना। चलिए, अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ तो फिर काफ़ी डीप एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ी है नहीं। दूसरा समक्षता एवं योग्यता का सिद्धांत। अ प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड वर्थ। इसमें क्या होता है देखिए, संप्रेषणकर्ता एवं संदेश प्राप्तकर्ता में अच्छे संप्रेषण के लिए उचित समक्षता एवं योग्यता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पढ़ के ही आपको बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए विषय में कमांड। देखिए योग्यता का मतलब समझे, समक्षता अर्थात शिक्षक में उचित योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार छात्रों में संदेश ग्रहण करने की उचित योग्यता होनी चाहिए, क्यों तो कहा जाता है एक अच्छे वक्ता होने के लिए अच्छे श्रोता की आवश्यकता होती है। अच्छा वक्ता कोई तभी बन सकता है जब उसको अच्छे श्रोता मिले हों, अच्छे सुनने वाले मिले हों जिनमें धैर्य हो। अब साहब आगे देखिएगा, तीसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में भागीदारी एवं अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसमें देखिए मैंने शॉर्ट, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एंड इंटरेक्शन, यानी कि संप्रेषण एक द्विमार्गी या द्विपक्षीय प्रक्रिया है, सेंडर और रिसीवर के मध्य इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है, लिखा है। तो ये भी एक सिद्धांत है संप्रेषण का। अगला है सर, संप्रेषण सामग्री की उचितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन कंटेंट्स, यानी कि संप्रेषण की जो सामग्री है वो क्या हो, अपने आप में उचित हो। तो ये इसके अंदर लिखा इसलिए नहीं है कि तो डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है। अब देखिए संप्रेषण माध्यम की उचितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल, की जो माध्यम है वो अपने आप में प्रॉपर माध्यम होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को प्राप्तकर्ता के पास भेज रहे हैं। उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट फीडबैक, यानी कि अच्छे संप्रेषण में आपके द्वारा कही गई बात का उचित फीडबैक भी आना चाहिए, या किसी ने आपसे अपनी बात कही है तो आपके द्वारा उचित फीडबैक भी उसका साथ दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे थे कुछ संप्रेषण के सिद्धांत। अच्छा, सातवां है संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण में सहायक तत्व अधिक होने चाहिए और बाधक तत्व कम होने चाहिए। सहायक तत्व क्या होते हैं संप्रेषण में, देखिए जैसे हम बात करें, जैसे उचित श्रव्य दृश्य सामग्री होनी चाहिए, अगर टीचिंग की बात करें, मॉडल होने चाहिए, चार्ट हो, पत्र पत्रिकाएं हो, पाठ्य सामग्री यानी कि पुस्तकें हो, ये क्या है आपके संप्रेषण में सहायक तत्व। और बाधक तत्वों का सिद्धांत क्या है कि संप्रेषण में बाधक तत्व कम से कम होने चाहिए, जैसे शोरगुल नहीं होना चाहिए, प्रकाश की कमी, जहां आप संप्रेषण कर रहे हैं वहां लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, सुनने और देखने में कठिनाई उत्पन्न करने वाली बाधाएं, ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए। और साथ में देखिए गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए संप्रेषण में, ठीक है, अस्पष्ट संकेत नहीं होने चाहिए, खराब स्वास्थ्य, ठीक है, नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएँगे। ध्यान का केंद्रित ना हो पाना, ये सब क्या है बाधाएँ, ये कम से कम होनी चाहिए। अब आता है सर संप्रेषण के प्रकार। देखिए बहुत लेंदी है, आप धैर्यपूर्वक आप सुनते रहें, ठीक है? अब यहाँ से हमने अभी तक एक को पूरा किया संप्रेषण की प्रक्रिया को, हम संप्रेषण के प्रकार और उसके मॉडल देखेंगे। तो देखिए संबंधों के यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, अगर हम संबंध के अनुसार देखें तो संप्रेषण को 4 भागों में बांटा जाता है, देखिएगा आप। एक तो अवैयक्तिक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। मैं आपको बताऊंगा, जो पहला अवैयक्तिक है इसको इंट्रापर्सनल भी बोला जाता है, इम्पर्सनल भी बोला जाता है, इंट्रापर्सनल। तो संबंधों के आधार पर कितने भागों में बांटा साहब, 4 भागों में। इसमें जो पहला और दूसरा है काफी इंपोर्टेंट है।
अवैयक्तिक, या देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, या अंतरावैयक्तिक भी इसको बोला जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अवैयक्तिक या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन? देखिए, अवैयक्तिक संप्रेषण को आत्मचर्चा यानी कि स्वयं से चर्चा, आत्म विचार या आत्म मंथन के रूप में भी जाना जाता है। तो तो संप्रेषण का वह प्रकार कौन सा है जिसमें आत्मचर्चा, आत्म मंथन या आत्म विचार के रूप में भी जाना जाता है? तो अवैयक्तिक है। इसमें कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। देखिए, इसमें संदेश प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति होता है। यह एक स्वचालित संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं का एवं दूसरों का मूल्यांकन करता है। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या है इसमें, अवैयक्तिक में हम कह रहे हैं जिसमें एक ही व्यक्ति है। इसमें ध्यान लगाना, चिंतन करना, इष्ट देव से प्रार्थना करना इत्यादि शामिल सम्मिलित है अवैयक्तिक संप्रेषण। अब देखिए, अवैयक्तिक संप्रेषण में हम प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए साहब, हम ऐसे शब्दों का करते हैं, हम बोलते हैं, कितनी बार नहीं बोलते हम, अपने आप से बोल रहा है ना इसमें आदमी, आत्म मंथन हो रहा है, आत्म विचार हो रहा है, ठीक है। हे परमात्मा, ओ माय गॉड, हम अपने आप कितनी बार नहीं बोलते हैं ओ माय गॉड, अपने आप से बोलते हैं। ओ नो, यह क्या हो गया? जब संकट की स्थिति हो, जब कभी हम उत्तेजित तो वाओ, ये बोलते हैं ना। तो किससे बोलते हैं? किसी और से नहीं, अपने आप मन ही मन में भी तो कितनी बार बोल रहे होते हैं। हम अकेले में होते हैं, हम किसी, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ से कोई कीमती चीज नीचे गिर जाती है, तो हमने बोलते ओ माय गॉड, ठीक, ओ नो, ये ऐसे बोलते हैं ना। फिर उसके बाद से मैं बेहतर कर सकता हूँ, जैसे पढ़ते पढ़ते या जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपने आप से मोटिवेट करने के लिए हम बोलते हैं ना, मैं कितना मूर्ख हूँ, ठीक है, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। ये सब अवैयक्तिक संप्रेषण में आते हैं, ठीक है। तो आप शायद अवैयक्तिक संप्रेषण को यहाँ पर समझ गए होंगे। अब इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो साहब इसमें क्या होता है? देखिए, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण से तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच, अब कितने व्यक्ति आ गए? दो आ गए। अब दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। अंतरवैयक्तिक संप्रेषण दो तरफा यानी कि टू वे प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, एक दूसरे से बात करेंगे तो दूसरा उसका आंसर देंगे। अब अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण देखिए, टेलीफोन पर वार्तालाप, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग। देखिए, मुझे भी बड़ा हर्ष सॉरी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा लिख करके आ रहा है। किताबों में भी लिखने लग गए हम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग। जबकि हमारे टाइम पे क्या होता, जब हम पहले किताबें पढ़ते थे तो वहां पर टेलीविजन देखना, जैसे बच्चों की शिकायतें आती थी ना, कि हमारे पेरेंट्स से बोलते थे कि टीवी बहुत देखता है या टीवी बहुत देखती है, ठीक है। आजकल कोई पेरेंट्स ये शिकायत नहीं करता है अपने बच्चे की ये टीवी देखता है। टीवी सबके घर में पड़ा है लेकिन वो बंद पड़ा है, बस मोबाइल में यही हो रहा है जो लिखा है। आमने सामने दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण, ये आजकल के बच्चों की शिकायतें हैं पेरेंट्स के द्वारा। तो इस पर भी अगर आप भावी शिक्षक हैं, भविष्य के, यदि आप शिक्षक बन जाते हैं अपनी मेहनत के बल पर, तो साहब थोड़ा सा इन चीजों पर भी हमें केवल पढ़ाई के साथ साथ छात्र के व्यवहार में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए छात्र को गलत राह पे जाने से रोकना भी हमारा एक लक्ष्य होगा। तो ठीक है, तो आप फिलहाल अंतरवैयक्तिक संप्रेषण समझ गए। समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन, यह अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का विस्तार है जहां दो से अधिक व्यक्ति विचारों एवं कौशल का आदान प्रदान करते हैं। अब यहाँ ग्रुप आ गया। देखिए, समूह संप्रेषण में क्या आएगा? जैसे सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को सम्मिलित किया जाता है। फिर इसके बाद से आता है सर जन संप्रेषण। वो समूह संप्रेषण था, अब आ गया जन संप्रेषण। जन संप्रेषण, जन प्लस संप्रेषण लिखा है। जन संप्रेषण का अर्थ विशाल जन समूह के साथ संप्रेषण करने से है। इसे मध्यस्थता संप्रेषण भी कहते हैं। जन संप्रेषण के माध्यम, माध्यम क्या क्या है? जैसे समाचार पत्र है, टेलीविजन है,
रेडियो है, सिनेमा है, इंटरनेट है, इत्यादि आधुनिक जन संप्रेषण के ये तो माध्यम है। जन संप्रेषण का उदाहरण क्या होगा? देखिए जैसे टेलीविजन के माध्यम से या जैसे कहीं पर क्रिकेट मैच चल रहा है, वो जन संप्रेषण है। लेकिन दूसरा सबसे मेन, जहाँ पर कोई नेता, ठीक है, जब चुनाव प्रचार होता है तो चुनाव प्रचार के समय वो जन संप्रेषण तो होता है, बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और जो भी वहां पर जिस पार्टी से होते हैं वह भविष्य में क्या करेंगे या उन्होंने क्या किया या क्या उनके आगे के टारगेट्स हैं किसी भी पार्टी के, वो उनका बखान करते हैं। हम यहाँ पर किसी भी अ, पार्टी का नाम लेना उचित नहीं समझेंगे और न ही किसी विशेष नेता, ठीक है। अब देखिए आगे, चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। तो चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, तो कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, तो अभी पहले हमने इससे पहले पढ़े, ठीक है, संबंधों के आधार पर। अब चैनल के आधार पर भी होते हैं। तो चैनल के आधार पर संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं साहब। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और एक होता है अशाब्दिक, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। अब इसको थोड़ा सा आगे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा इसी से आप समझ जाएंगे। देखिए, संप्रेषण को चैनल के आधार पे दो भागों में बांटा है, एक शाब्दिक है, इधर अशाब्दिक है। शाब्दिक में देखिए मौखिक संप्रेषण, यानी कि इसमें शब्द होंगे शाब्दिक में, और लिखित शब्द, लिखित संप्रेषण। शब्द मौखिक रूप से भी बोले जा सकते हैं और लिखित रूप से भी आपके विचारों को रखा जा सकता है। अशाब्दिक में देखिए सर, वाणी संकेत हो सकता है, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। चक्षु मीन्स होता है आंख, नयन, लोचन, ये सब आपको पर्यायवाची भी याद करने हैं स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए। तो आंखों, आई कांटेक्ट, चक्षु संपर्क मीन्स आंखों का संपर्क, और स्पर्श संपर्क जब हम किसी को टच करके, ठीक है। तो अब देखिए शाब्दिक, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। देखिए शाब्दिक संप्रेषण, ध्यान से समझिए। वर्बल कम्युनिकेशन में, तो शाब्दिक का अर्थ है शब्दों का प्रयोग करना। शाब्दिक संप्रेषण में संदेश शाब्दिक रूप में प्रसारित किया जाता है, ठीक है। फिर इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शब्दों में रूप में होगा तो शब्दों की भाषा होगी। शाब्दिक संप्रेषण को पुनः दो प्रकार के संप्रेषण में वर्गीकृत किया जा सकता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो शाब्दिक के अंतर आते हैं दो। अब मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, देखिए, ओरल कम्युनिकेशन में, मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी द्वारा विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान ओरली किया जाता है। मौखिक संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने रहते हैं। मौखिक संप्रेषण में प्रत्यक्ष वार्तालाप, आमने सामने मीन्स टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप, ठीक है। भाषण भी एक मौखिक संप्रेषण है। परिचर्चा, टीवी, वीडियो, रेडियो आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सब इसलिए लिखें कि आपकी एक समझ डेवलप हो जाए। अब मौखिक संप्रेषण को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मौखिक संप्रेषण में कौन सा कारक है, एक तो ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा, ठीक है। तो जिसको अगर हम आप लोगों के ध्वनि पिच और ध्वनि मात्रा, ये तो वहां पर देखिए साउंड लिखा है, साउंड वहां पर आएगा जो कोई म्यूजिकल सिस्टम, जैसा माइक के माध्यम से, जैसे आपके पास माइक है, कोई आपने गाना बजाया है, ये सब, ठीक है। और जनरली जब हम बोलते हैं तो उसके लिए वॉइस वर्ड का यूज होगा, ठीक है। वॉल्यूम एंड पिच ऑफ साउंड, ठीक है, या किसी म्यूजिकल सिस्टम के लिए नहीं तो हम बोलेंगे वॉल्यूम एंड, किसी ह्यूमन के लिए बोलेंगे वॉल्यूम एंड पिच ऑफ वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। दूसरा, गति, किस रेट से संप्रेषण हो रहा है, बहुत तेज तो नहीं बोल रहे हैं कहीं। उच्चारण में स्पष्टता। अब मौखिक संप्रेषण के मुख्य लाभ देख लीजिए, क्या लाभ होते हैं। तो मौखिक संप्रेषण सहज और स्वाभाविक होता है। आमने सामने संवाद से कम त्रुटियां होती है। भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कागज, कंप्यूटर, क्यों तो आमने सामने ही बोलते हैं और तुरंत फीडबैक आपको मिल जाता है। अब देखिए सर, लिखित संप्रेषण, इसमें क्या होता है, लिखित संप्रेषण में लिखे हुए संकेत और प्रतीक दोनों मुद्रित या हस्तलिखित रूप में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि लिखे हुए जो भी संकेत या प्रतीक हैं उनको क्या लिखा लिखा जाता है ना, हस्तलिखित रूप में या टाइप्ड हो, ठीक है। मुद्रित मीन्स वही प्रिंट आउट। लिखित संप्रेषण से तात्पर्य ऐसी सूचनाओं से है जो शब्दों में होती है लेकिन उसका स्वरूप मौखिक न होकर लिखित होता है। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा है। इसमें संदेश वाहक का लेखन कौशल, शैली, ज्ञान एवं व्याकरण का प्रयोग संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। कहीं पर मतलब लिखने में मिस्टेक तो नहीं है, ये सब। अब देखिए सब, लिखित संप्रेषण में संदेश, ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, ज्ञापन आदि के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं ना,
ठीक है। तो लिखित संप्रेषण माध्यमों का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी जो आप देखते हैं बहुत सारे पत्र बड़े अधिकारियों के, छोटे स्तर के अधिकारियों के और छोटे स्तर के अधिकारियों के द्वारा बड़े स्तर के अधिकारियों के लिए जो लेटर, जो राजकीय मीन्स सरकारी कामकाज की भाषा के लिए, ठीक है, तो उसके अनुसार जो लेटर बनाए जाते हैं वो सब किस में आते हैं, लिखित संप्रेषण में। अब देखिए सर, जो अशाब्दिक संप्रेषण है वो तो हमने अभी शाब्दिक के दो पार्ट पढ़े। अब आता है अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, जहां पर आपके शब्द नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अशाब्दिक संप्रेषण में विचारों एवं भावनाओं को बिना शब्दों के अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें शारीरिक मुद्रा आ जाएगी, वाणी संकेत, मुख मुद्राएं, चक्षु संपर्क यानी कि आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट आदि अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा तो हमने ऐसे अगर हम उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम सर हिला देते हैं ना के रूप में। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम बोलते कुछ नहीं है, सर हिला देते हैं हाँ के रूप में। यह संप्रेषण इससे भी है, वो हमारी बात को समझ जा रहे हैं, हमारा हम फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन हम बोले कुछ नहीं, लेकिन संप्रेषण हुआ, नॉन वर्बल हुआ। शारीरिक मुद्रा देखिए, उदाहरण के लिए हमने हाथ हिला दिया, किसी को हाथ हिलाना, हाथों से संकेत करना, मुंह हिलाना, वही हाँ या ना में, इधर उधर चलना, ये शारीरिक मुद्रा होगी। अब इसमें क्या है देखिए, वेशभूषा। वेशभूषा भी एक अशाब्दिक संप्रेषण का वो है, माना जाता है प्रकार। कैसे देखिए, वेशभूषा से सामने वाले की मनोस्थिति का पता चलता है, उसकी संस्कृति, वेशभूषा मीन्स उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनका हेयर स्टाइल, सब कुछ जो भी हम कहें, व्यवहार, तो उससे उनकी संस्कृति, व्यवहार, विचार और पृष्ठभूमि का बोध होता है। तो ये भी अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है साहब। अब देखिए वाणी संकेत। वाणी संकेत में क्या है, मुंह से बोलने के बजाय इशारों में संकेत करना, वाणी संकेत हो गया। स्पर्श, देखिए दोस्तों से हाथ मिलाना, किसी की पीठ थपथपाना। टीचर कभी कहेगा कुछ नहीं क्लास में, लेकिन टीचर ने स्टूडेंट की पीठ थपथपा दी, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, वो शाबाशी दे रहे हैं उसको। छोटे बच्चों के गालों को खींचना, इससे क्या हुआ, कैसा संप्रेषण हुआ कि आप बच्चों के प्रति अपना प्यार जता रहे। भीड़ में आगे निकलने के लिए किसी की पीठ को स्पर्श करना, ठीक है, आपने एक्सक्यूज मी बोलते हैं, लेकिन कितनी बार आपने नहीं भी बोला, आपने टच करा और आप क्या हुए, उससे आगे निकल गए, स्पर्श करना। तो ये सब किसमें आते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण में, ठीक है। अब देखिएगा अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, इसमें क्या आता है देखिए, एक तो नंबर पहला है ओकुलिक्स, ओकुलिसिक्स, ठीक है, ओक्यूलेसिक्स बोले होंगे हम इसको, हिंदी में पढ़ रहा था तो हिंदी में बड़ा टफ लग रहा है। ओक्यूलेसिक्स यानी कि उसमें लिखा है ओकुलिसिक्स, ओक्यूलिसिक्स आप समझिए। ये क्या होता है देखिए, संप्रेषण में नेत्र पलकों का प्रयोग करना। देखिए ये पूछे जा सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। ओकुलिसिक्स का संबंध है अशाब्दिक संप्रेषण में नेत्र और ऑब्लिक पलकों का प्रयोग करना, आंखों का यूज करने को इसको ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं। हैप्टिक्स, तो हैप्टिक्स होता है सर स्पर्श करना, इसको हैप्टिक्स बोला जाता है। फिर अगला एक शब्द है काफी इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिक्स। ये क्या होता है देखिए, संप्रेषण में वस्तुओं आदि का प्रयोग करना या किसी वस्तु की ओर इंगित करना, बोल कुछ नहीं रहे हम, अशाब्दिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिक्स बोलेंगे। ऑल्फैक्टिक्स, ऑल्फैक्टिक्स होता है सर गंध यानी कि महक आदि का प्रयोग, यानी कि उसका ऑर्डर कैसा है, ठीक है। तो देखिए यदि आप कोई इत्र, हमने लिखा है यदि आप कोई इत्र या परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, तो उसकी सुगंध एक प्रकार से संदेशी है। तो अशाब्दिक संप्रेषण में आपने, कभी आप दुकान में गए, तो यह परफ्यूम कैसा है, जनरली हम पूछते नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, अपने हाथ में डालते हैं और उसको हल्का सा सूंघते हैं वहां पर, तो उसकी महक को देखते हैं। तो उसी से वो हम शॉप वाले से कुछ नहीं पूछते हैं कि कौन सा अच्छा है, ठीक है। अगर उन्होंने हमको इजाजत दे दी कि आप देख चेक कर सकते हैं, तो हम अपने अनुसार ले लेते हैं। तो संप्रेषण तो हुआ ही ना, उनकी बात हम तक पहुंची, लेकिन हमने उसका अशाब्दिक रूप से है, तो ऑल्फैक्टिक्स शब्द का फिलहाल प्रयोग, फिलहाल गंध या महक का आदि का प्रयोग। फिर होता है गस्टोरिक्स, गस्टोरिक्स होता है स्वाद का प्रयोग, ठीक है।
किसी चीज को चख करके लेना। ठीक है। फिर क्रोनेमिक्स संप्रेषण में समय का प्रयोग के लिए एक शब्द आपका यूज होता है क्रोनेमिक्स। तो काफी सभी के सब इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा एक ऐसी चीज है जहां बहुत कुछ पढ़ना होता है, क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं, उसी का नाम परीक्षा है। ठीक है। आप शॉर्टकट अपनाएंगे, जितना आप ज्यादा ज्ञान रखें तो आपके लिए अच्छा है। इम्पोर्टेंट हर चीज है, कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए संप्रेषण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द, काइनेसिक्स, मेटा संप्रेषण एवं पैरालिंग्विस्टिक्स। तो देखिए क्या होता है काइनेसिक्स, क्या होता है इसको समझते हैं। यह गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संप्रेषण का एक ही रूप माना जाता है, का ही एक रूप माना जाता है, होना चाहिए था। काइनेसिक्स का अर्थ होता है शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन से है। अगर हम किसी की फिजिकल एक्टिविटी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको काइनेसिक्स कहा जाता है। जैसे शारीरिक हाव भाव, संकेत, बोली, स्पर्श, नेत्र संपर्क आदि की व्याख्या। सरल भाषा में काइनेसिक्स शरीर की भाषा की व्याख्या है। ध्यान रखिए, शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को काइनेसिक्स कहा जाता है अशाब्दिक संप्रेषण में। दूसरा आता है साहब मेटा संप्रेषण। तो मेटा संप्रेषण को भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो मेटा संप्रेषण क्या है कि मेटा कम्युनिकेशन संप्रेषण में हम जो कहते हैं और जो अर्थ प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है उसमें कुछ अंतर रहता ही है। देखिए जनरली हम अपने मैसेज को किसी के पास भिजवाते हैं, छात्रों के माध्यम से या किसी कर्मचारी के माध्यम से, जैसे भी हम किसी अपने संदेश को किसी दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं, तो रियल में हम जो कहते हैं और जो मीडियम के द्वारा कह दिया जाता है उसमें जनरली कुछ अंतर आ जाता है। ठीक है। तो इसी के अध्ययन, ऐसी स्थिति को समझने को मेटा संप्रेषण कहते हैं। जैसे हम कितनी बार नहीं कहते हैं, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, उसने उस बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर कह दिया। जब हम किसी से अपनी बात को कहते हैं कि किसी तीसरे पर्सन से आप ऐसा कह देना, तो जो मीडिएटर होता है दूसरा पर्सन, वह उस बात को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसकी लैंग्वेज को चेंज करके ऐसे बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति को समझने को मेटा संप्रेषण कहते हैं। तो देखिए सभी अशाब्दिक संकेत, जैसे अब यहाँ पर देखना, ठीक है, बात कहने का लहजा। हमने तो बात किसी से मान लीजिए प्यार से कही थी कि उनसे प्यार से ऐसा कह देना, और उन्होंने जो मीडिएटर था उसने उस बात को गुस्से के रूप में कह दिया। समझ रहे हैं? चेहरे की अभिव्यक्ति, गुस्से के मूड में कह दिया आदि अर्थ संप्रेषण प्राप्तकर्ता तक अच्छे ढंग से भी पहुंच सकते हैं और बुरे ढंग से भी। ऐसी स्थिति को समझने को मेटा संप्रेषण कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन। अब तीसरा होता है सब पैरालिंग्विस्टिक। तो यह क्या होता है? यह संप्रेषण स्वर यानी कि टोन का और शब्द कैसे कहेंगे, यानी कि संप्रेषण का टोन। आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके बोलने का टोन नहीं बोलते न, इसका टोन खराब है, इसका टोन अच्छा है, ये सब। या शब्द कहने का स्टाइल, अपनी बात को कहने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग कहीं अगर हम कहें, शब्द कैसे कहे गए हैं, इस बात का अध्ययन को हम बोलते हैं संप्रेषण में पैरालिंग्विस्टिक। ठीक है। अब देखिए इसके बाद से आता है उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। तो इसके तरीके से भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है साहब औपचारिक संप्रेषण और दूसरा होता है अनौपचारिक संप्रेषण। तो औपचारिक संप्रेषण में क्या आता है, देखिए औपचारिक संप्रेषण में संदेश को संप्रेषित करते हुए कुछ निश्चित नियमों या अधिनियमों का पालन किया जाता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें कुछ निश्चित नियम या अधिनियम होते हैं। इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण प्रणाली आवश्यक है, किसी भी संगठन के लिए। अब देखिए औपचारिक संप्रेषण के मुख्य लाभ निम्न है। देखिए क्या होता है, एक तो निर्विघ्न संप्रेषण हो जाता है, स्मूथ कम्युनिकेशन होता है, दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड, अनुशासन, कार्य समन्वय, विश्वसनीयता, सूचना का सामान्य प्रवाह। यानी कि औपचारिक संप्रेषण आप समझे, जैसे किसी विभाग में एक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा
निम्न स्तर के अधिकारियों के खिलाफ, ठीक है, अगर उनके प्रॉपर किसी कार्य को समय पर न करने के कारण उनको लेटर में कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है कि यदि आप इस कार्य को समय से पूर्ण नहीं करेंगे तो आपका वेतन काट दिया जाएगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर इसी को मौखिक रूप से कहा जाएगा तो ये बड़ा ऑड सा लगेगा, लेकिन फॉर्मल है, ठीक है, औपचारिक संप्रेषण है, तो उसमें ऐसा कहने पर भी वह निर्विघ्न होगा, ठीक है, कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, स्मूथ कम्युनिकेशन होगा, दक्षता में वृद्धि होगी, स्थायी रिकॉर्ड बने रहेंगे, उनके रखे जाएंगे, हमेशा ऐसे लेटर संभाल के भी रखे जाते हैं। कोई जियो है, कोई शासनादेश है, और वहीं पर ऐसा नहीं कि वेतन काट देंगे, ये तो मैंने आपको निर्विघ्न संप्रेषण के लिए बताया। कभी अपने उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों को किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने पर, ठीक है, उनको उसके लिए शाबाशी भी दी जाती है, हम आपके कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, ऐसे शब्द भी उसमें होते हैं। या कभी उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, आगे आपको कौन सा सरकार के किन आदेशों का पालन करना है, या निम्न स्तर के द्वारा फिर उनका फीडबैक भी दिया जाता है। या किसी भी, हम वहां पर देखें जहां पर कर्मचारी प्राइवेट में अगर हम देखें तो कर्मचारी आपस में, जो शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य है, वो आपस में अपना मैसेज को लेटर के माध्यम से, जहां पर हो फॉर्मल, इसको संप्रेषण हम इसको कहेंगे, आप समझ गए होंगे इसको। अब देखिए अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, तो अनौपचारिक को समझना, अनौपचारिक संप्रेषण में संप्रेषण के लिए कोई औपचारिक नियम और अधिनियम नहीं होते हैं। इसलिए अनौपचारिक संप्रेषण में संदेश के विरूपण या विकृत होने, डिस्टॉर्शन की संभावना सदैव रहती है, जिससे मूल संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो बैठता है, जिसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। तो ग्रेप वाइन क्या है समझ गए, जब ओरिजिनल जो मैसेज था उसका कहीं ना कहीं अर्थ क्या है चेंज हो गया। अब देखिए, तो ये तो थे औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ कोई नियम नहीं होते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। तो दिशा के आधार पर संप्रेषण तीन प्रकार के होते हैं: वर्टिकल कम्युनिकेशन लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एंड तिर्यक संप्रेषण डायगोनल डायगोनल कम्युनिकेशन। तो लंबवत संप्रेषण में क्या होता है सर, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, यह भी मूल रूप से औपचारिक संप्रेषण ही होता है। देखिए, जो पहले हमने देखा, यह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर हो सकता है, जैसे प्रधानाचार्य शिक्षकों को निर्देशित करते हैं और शिक्षक प्रधानाचार्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, तो लंबवत संप्रेषण आप समझ गए औपचारिक ही होगा, ठीक है। अब क्षैतिज संप्रेषण क्या होता है, देखिए, जब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब किसी संगठन में एक ही स्तर के लोग, यानी कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका लेवल सेम है, ठीक है, एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं, तो उसे क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों संप्रेषण आते हैं एक ही स्तर पर, ठीक है। अब देखिएगा साहब आगे, तीसरा है तिर्यक संप्रेषण। तो तिर्यक संप्रेषण क्या होता है, इसको भी देखिए, जब पद सोपान यानी कि ऑफिशियल हायरार्ची हायरार्ची के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कार्मिक एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, तो उसको तिर्यक संप्रेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, यहाँ देखिए, इसमें संप्रेषण विभिन्न विभागों में पृथक स्तरों के बीच होता है। जैसे देखिए, किसी महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के मुख्य यानी कि एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रसायन विज्ञान विभाग के किसी शिक्षक से प्रत्यक्ष संप्रेषण स्थापित करना, डायगोनल ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो कहीं पर, तो दैट इज द डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। अब देखिए साहब, अगला आता है अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, देखिए साहब, एडवर्ड टी हॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है। क्या कहा एडवर्ड टी हॉल ने, कि संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है। अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कम से कम दो पक्ष होने चाहिए, यानी कि अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि हो सकती है, सामाजिक पृष्ठभूमि हो सकती है, जाति पृष्ठभूमि हो सकती है, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों के बीच संप्रेषण को अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण कहते हैं। यह संप्रेषण
विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, जाति और शैक्षिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों में उनके द्वारा बने संगठन या सामाजिक संदर्भ के मध्य होता है। अब इसके बाद से आपके पास आता है सर संप्रेषण में मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम। तो देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया में मुद्रित एवं अमुद्रित दोनों प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है जो संप्रेषण के माध्यम है। तो पहला तो आप देखिए संप्रेषण के मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम कौन से हैं, सॉरी इसको हम देखते हैं। देखिए तो संप्रेषण माध्यम में मुद्रित माध्यम और दूसरा अमुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया और नॉन प्रिंट मीडिया। अब संप्रेषण के माध्यम की बात हो रही है तो मुद्रित माध्यम में हमेशा सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है, ध्यान दीजिएगा, स्व अनुदेशित सामग्री। ठीक है, एक दूसरा क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके मिनिमाइज करके आपके सामने रखते हैं। हाँ, शायद ऐसे सही रहेगा। तो संप्रेषण माध्यम में यहाँ क्या है आपके पास, स्व अनुदेशन सामग्री, और दूसरा क्या होता है अन्य मुद्रित सामग्री, यानी कि प्रिंटेड में जैसे समाचार पत्र हो गया, शोध जर्नल हो गए, वर्क बुक हो गए, शब्दकोश हो गया, एटलस हो गया, एनसाइक्लोपीडिया। संप्रेषण के लिए ना प्रिंट मीडिया है, समझ रहे हैं आप। यानी प्रिंट मीडिया में सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, जैसे न्यूज़पेपर है, प्रिंटेड तो है, कोई वर्क बुक है, कोई शोध जर्नल है, रिसर्च पेपर है, डिक्शनरी है, एटलस है, एनसाइक्लोपीडिया है, ये सब क्या है कम्युनिकेशन की मुद्रित सामग्री। नॉन प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है, देखिए नॉन प्रिंट, यहाँ प्रिंट कुछ नहीं होगा लेकिन कम्युनिकेशन हो गया। तो अमुद्रित माध्यम क्या क्या है, श्रव्य माध्यम, जैसे रेडियो व टेप रिकॉर्डर। रेडियो में के द्वारा किसी मैच की कमेंट्री हो रही है, समाचार आप सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, ये सब क्या है अमुद्रित है। कोई प्रिंट आउट, प्रिंट थोड़ा पढ़ थोड़ा रहे, सुन रहे हैं, ठीक है, अमुद्रित है, प्रिंट नहीं है आपके पास। दृश्य माध्यम जैसे चार्ट है, नक्शे, मॉडल, स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओएचपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप आदि। ये यानी कि आप जो चार्ट मॉडल ये सब आप देख रहे हैं, इसको मेरे कहने का मतलब है स्लाइड वगैरह जो आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, दृश्य माध्यम, ठीक है। आप देख रहे हैं श्रव्य दृश्य माध्यम। तो श्रव्य दृश्य माध्यम में आपके पास अब यहाँ पे आ जाएगा टेलीविजन आ जाएगा। देखिए जैसे कंप्यूटर में आप कोई चीज देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट या टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि, ये सब आपके पास क्या है इसके संप्रेषण के माध्यम है। अब देखिएगा थोड़ा सा वीडियो हमारा लेंदी हो रहा है लेकिन हम इसको अब इसके बाद से आता है शिक्षण अधिगम में संप्रेषण आता है सर। हर चीज इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो शैक्षिक संप्रेषण जिसको हम कहें, तो शैक्षिक संप्रेषण से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण से होता है। और इसमें तीन चीजें क्या क्या है, देखिए शिक्षक क्या होता है, अब यहाँ पर संदेश का स्रोत होता है, छात्र होते हैं संदेश ग्रहण करने वाले, और पाठ्य वस्तु होती है या विषय वस्तु या पाठ्यक्रम, इससे संदेश को तैयार किया जाता है। तो शैक्षिक संप्रेषण क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए संप्रेषण को शैक्षिक संप्रेषण हम यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए सर हर्बर्ट के अनुसार, हर्बर्ट ने क्या कहा है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का मुख्य कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना है। तो यह किसने कहा ये भी ध्यान में रखिएगा, मैंने लिखा है इसका मतलब कहीं से इंपोर्टेंट होगा ये, कि शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है, विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है सर। अब देखिए कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया। तो कक्षा संप्रेषण आ गया है। तो इसमें कोल और चैन मॉडल है, देखिए तो इसमें आप ध्यान में देखिएगा। तो देखिए साहब कोल और चैन मॉडल, कोल एंड चेन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण के मुख्य 5 चरण होते हैं। वो आपसे यही पूछ लेगा एग्जाम में, जैसे पिछली बार पूछा था, ली थॉयर ने संप्रेषण को कितने भागों में बांटा है, या संप्रेषण प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं, 3 थे, ठीक है, वो भी आगे आएगा। तो यहाँ फिलहाल अभी हम देखें तो यहाँ पर कोल और चैन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण के कितने चरण होते हैं, तो ध्यान रखिए 5 चरण। कौन कौन से हैं सर, निम्न में से कौन सा नहीं है भी पूछ लेगा कोल और चैन मॉडल के अनुसार। तो एक तो होता है संदेश का निरूपण, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। दूसरा है सर यहाँ पर संदेश का संकेतीकरण, या जिसको हम बोले कूट लेखन। और तीसरा है सर संदेश संचरण, मैसेज ट्रांसमिशन। चौथा है कूट वाचन एवं व्याख्या,
यानी कि मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरेप्शन, और अगला है प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन, फीडबैक तथा इवेल्युएशन। ये जो है हमारे पास क्या है, कोल और चैन मॉडल में 5 चरण होते हैं, आप इनको ध्यान में रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आते हैं सर संप्रेषण के मॉडल, इनको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो देखिए संप्रेषण के मुख्य रूप से 3 मॉडल हैं। एक होता है साहब रेखीय मॉडल, एक होता है संवाद मूलक मॉडल, और एक होता है कार्य संपादन मॉडल। अब इसमें पहला जो है रेखीय या रैखिक मॉडल, तो ध्यान से देखिएगा सब। संप्रेषण के रेखीय मॉडल सरल तथा एक दिशात्मक यानी कि सिंपल एंड सिंगल डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ संप्रेषण केवल एक ही दिशा में होता है, मीन्स फीडबैक नहीं होता है, समझ लीजिएगा। यहाँ एक व्यक्ति प्रेषक या प्राप्तकर्ता हो सकता है, दोनों नहीं, फीडबैक सम्मिलित नहीं होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो देखिए ये डायग्राम से आप समझिए, एक यहाँ पर क्या होगा, प्रेषक होगा, ठीक है, जो अपनी बात को रखेंगे, एक प्राप्तकर्ता होंगे, बीच में शोर और संदेश होगा, और उसमें कुछ नॉइस आपस में बाहर से इंटरप्ट कर सकती है। तो यानी कि लीनियर मॉडल में कोई फीडबैक नहीं होता है। अब देखिए पहला मॉडल आता है यहाँ पर अरस्तु मॉडल। तो देखिए संप्रेषण का सबसे पहला बुनियादी रेखीय मॉडल कई सदियों पहले अरस्तु द्वारा दिया गया था। तो संप्रेषण का पहला रेखीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अरस्तु। अब देखिए अरस्तु के अनुसार संचार मॉडल में 3 संप्रेषण तत्व सम्मिलित हैं। पिछली बार पूछा था लीथ हॉयर के अनुसार कितने हैं, तो लीथ हॉयर के 3, ये भी तो पूछा जा सकता है, अभी आगे आएगा, मैंने उसको सही किया था क्वेश्चन को। तो अरस्तु के संचार मॉडल में 3 है, एक है वक्ता, दूसरा है विषय, और तीसरा है श्रोता या दर्शक, ध्यान में रखिए। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल को वाक्पटुता, वक्रपटुता या आलंकारिक मॉडल यानी कि रिहोट्रिक मॉडल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से संप्रेषण संबंधी आलंकारिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, बोल देगा वो आपसे, तो अरस्तु के द्वारा, ठीक है। अब देखिए साहब, दूसरा मॉडल आता है यहाँ पर लेसवेल मॉडल। ये सब लीनियर मॉडल चल रहे हैं, ध्यान रखिए, रेखीय मॉडल। लेसवेल मॉडल क्या है, संचार प्रक्रिया का लेसवेल मॉडल मूलतः 5 प्रश्न पूछकर एक तरफा संचार का विश्लेषण करने के लिए बुनियादी ढांचा है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्या है वो प्रश्न, किसने क्या कहा, तीसरा किस माध्यम से कहा, चौथा किससे कहा, पांचवा किस प्रभाव से कहा, ठीक है। ये क्या है, लेसवेल मॉडल है, 5 प्रश्न पूछकर एक रेखीय मॉडल है। अगला आता है सर सेनन वीवर मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेनन वीवर मॉडल। देखिए सेनन और वीवर मॉडल ने वर्ष 1949 में यानी कि 1949 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संबंध में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है फिजिक्स वाली, के संबंध में संचार प्रणाली का एक दृश्य मोड, विजुअल मोड प्रदान किया, जिसे लोकप्रिय रूप से संचार का गणितीय मॉडल कहा जाता है। तो संचार का गणितीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सेनन वीवर मॉडल। इसमें क्या होता है सर, सेनन और वीवर के द्वारा, ठीक है। या किस मॉडल को, संचार के किस मॉडल को गणितीय मॉडल कहा जाता है, सेनन वीवर मॉडल को। तो सेनन वीवर मॉडल का डायग्राम देखिए, इसमें एक प्रेषक होता है यानी कि स्रोत, ये संदेश इसको ट्रांसमीटर, संदेश को ट्रांसमीटर में भेजते हैं, फिर यहाँ से कुछ शोर का जो स्रोत होगा वो भी इसमें यहाँ पे ऐड हो जाता है, फिर यहाँ रिसीवर होता है, फिर ये मैसेज अपना चले जाता है जहाँ पे अपना डेस्टिनेशन प्लेस पे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली यूज होता है, ठीक है, आप इसको समझ गए। सैन एंड वीवर मॉडल, कोई फीडबैक नहीं है। ये हैं साहब जो यूकेपीएससी 2021 में पूछा गया था, चौथा फोर्थ नंबर पे, 2021 की स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी जब मैं कर रहा था, ये पूछा गया था। देखिए ये है लॉयड एस थॉमसन, जिनको लीथ हॉयर भी कहा जाता है। तो लीथ हॉयर ने शिक्षा संचार, एजुकेशन कम्युनिकेशन, शैक्षिक संप्रेषण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। इनके उसमें क्या है, संदेश, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता। इन्होंने संप्रेषण के प्रकार में एक हिसाब से इसको कह दें तो इन्होंने 3 चीजें बताई कि संदेश होना चाहिए, संचार माध्यम होना चाहिए और प्राप्तकर्ता। तो संप्रेषण को कितने भागों में बांटा, ऐसे भी ये हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बार्लो मॉडल, जो एसआर मॉडल, जिसको हम पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी लीनियर मॉडल है। तो 1960 में दिया बैरलो ने। तो बैरलो ने संचार का एसआर मॉडल, स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल
या प्रेषक प्राप्तकर्ता मॉडल दिया, जहां प्रेषक क्या है, उत्तेजना के लिए रुका हुआ व्यक्ति, और रिसीवर है प्रतिक्रिया के लिए रुका हुआ व्यक्ति। इसे बाद में एसएमसीआर मॉडल तक बढ़ा दिया गया। एसएमसीआर मॉडल क्या है, देखिए, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। डेविड वेरलो के संप्रेषण के रेखीय मॉडल में 4 घटक हैं, ये ध्यान रखिए। अब देखियो, जो वेरलो का जो रेखीय मॉडल है, इसमें इसमें 4 घटक हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सेंडर सोर्स हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, और रिसीवर। जो बैरलो का दूसरा मॉडल था ना, उसमें 7 घटक थे, लेकिन रेखीय मॉडल में ध्यान देखिए, रेखीय मॉडल है, हाँ, ये रेखीय मॉडल में 4 ही तो हुए, एसएमसीआर, सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर, समझ गए। तो रेखीय मॉडल में 4 घटक हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। इसके बाद आता है सर दूसरा मॉडल, आता है संवाद मूलक मॉडल। जैसे एक रेखीय मॉडल है, एक संवाद मूलक, और तीसरा क्या होता है, कार्य संपादन। अब हम बात करते हैं संवाद मूलक मॉडल पे, इंटरेक्टिव मॉडल बोला जाता है। तो संप्रेषण के संवाद मूलक यानी कि इंटरेक्टिव मॉडल में संदेश भेजने और प्राप्त करने के माध्यम से संचार किया जाता है। संदेश को भेजा भी जाता है, प्राप्त करने के माध्यम से भी संचार किया जाता है। मतलब क्या समझे, कि फीडबैक होता है अब संवाद मूलक मॉडल में। संवाद मूलक संप्रेषण को अभिसरण मॉडल कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, संप्रेषण के संवाद मूलक मॉडल में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक सम्मिलित है। यहाँ साफ लिखा है कि प्रतिपुष्टि, इसमें फीडबैक सम्मिलित होता है। तो देखिए, ये है इसका एक डायग्राम। देखिए, प्रेषक होगा सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक। तो ये कौन सा मॉडल हुआ, हम स्टार्टिंग में भी इसको डिस्कस कर रहे थे, ये हुआ संप्रेषण का संवाद मूलक मॉडल में। अब देखिए, संवाद मूलक मॉडल के कुछ उदाहरण हैं। तो संवाद मूलक मॉडल में जहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते होंगे, वो मैंने लिखा होगा, यानी कि ये फीडबैक वाले मॉडल है। पहला आता है सर, कॉर्ज मॉडल। तो कॉर्ज मॉडल कब, 1957 में दिया कॉर्ज ने। इस मॉडल ने संचार के अपने मध्यस्थ मॉडल में द्वारपाल यानी कि गेट कीपर की भूमिका के बारे में बात की। इन्होंने बोला कि जो बीच में जो मैसेज को ट्रांसफर करेगा, उसको हम गेट कीपर या द्वारपाल बोलेंगे। दूसरा इसी में दिया गया विल्बर श्राम के द्वारा मॉडल, जिसको हम श्राम मॉडल भी बोलते हैं, ये 1954 में। तो विल्बर श्राम ने 1954 में संप्रेषण मॉडल का प्रस्ताव रखा। विल्बर श्राम ने फीडबैक लूप की अवधारणा प्रस्तुत की। तो फीडबैक लूप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, विल्बर श्राम ने। फिर श्राम ने 1964 में अपने संचार मॉडल में अनुभव के क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका के बारे में बात की। तो विल्बर श्राम ने अपने के मॉडल में है संचार संबंधी संप्रेषण संबंधी, विल्बर श्राम के मॉडल में है। अब तो अनुभव के क्षेत्र ये विशेष रूप से है, क्वेश्चन बन जाएगा, आप पॉइंट को ध्यान में रखिए। ऐसे इसमें आता है सर लीगन्स मॉडल, 1963 में इन्होंने दिया। तो लीगन्स ने वर्ष 1963 में इस अग्रेसित संचार मॉडल को प्रस्तुत किया। अग्रेसित मतलब थोड़ा ऊपर के स्तर का। लीगन्स का ध्यान विस्तार शिक्षा यानी कि एक्सटेंसिव एजुकेशन पर काफी सीमा तक रहा। और अब ये लीगन्स के संप्रेषण मॉडल में मुख्य 6 घटक निम्न है। यहां से पूछ लेगा संचार संबंधी लीगन्स के मॉडल में कितने घटक है, जैसे पिछली बार लीथोयर का पूछा। तो इसमें 6 हैं। एक है संप्रेषक, दूसरा संदेश या सामग्री, तीसरा है संचार के चैनल, चौथा है संदेश का उपचार, पांचवा है दर्शक, और छठा है दर्शकों की प्रतिक्रिया। अब नेक्स्ट है सर वेस्टली और मैकलीन मॉडल। तो ये संप्रेषण में प्रतिपुष्टि के महत्व को स्वीकार करते हैं। वेस्टली और मैकलीन मॉडल संप्रेषण को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और सांस्कृतिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। तो ये आपसे पूछ लेगा संप्रेषण का वह कौन सा मॉडल है जो पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल और सांस्कृतिक तत्वों की भूमिका पर बल देता है या भूमिका पर निर्भर है, वेस्टली और मैकलीन का मॉडल। ठीक है, ये फैक्ट ही लिखे हुए हैं यहाँ से डायरेक्ट। फिर आता है साहब संप्रेषण, तीसरा संचार का व्यवहार संव्यवहार या कार्य संपादन मॉडल, जो तीसरा मॉडल था। तो ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांससेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस मॉडल को बर्नून ने वर्ष 1970 में प्रस्तावित किया। यह मॉडल पारस्परिक तत्काल प्रतिक्रिया एवं संप्रेषण पर आधारित है।
इस मॉडल में प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता को संचारक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके जो कार्य संपादन मॉडल है, इसमें जो प्रेषक और जो रिसीवर होते हैं ना, जिसको हम प्रेषक और प्राप्तकर्ता बोलते थे, सेंडर और रिसीवर, उन दोनों को कम्युनिकेटर कहा जाता है, ठीक है, संचारक। ठीक, नेक्स्ट अब आता है सर संप्रेषण का कुंडलित मॉडल। लास्ट मॉडल है हमारा, आज का लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। तो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण के कुंडलित मॉडल को चक्रधार, बलदार या पेचदार मॉडल भी कहा जाता है। इसे त्रिशंकुनुमा मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को फ्रैंक डांस ने वर्ष 1967 में प्रस्तावित किया। तो जैसा आप इसका अभी डायग्राम देखेंगे तो डांस करने जैसा ही इसका डायग्राम भी दिखता है, ठीक है, त्रिशंकुनुमा। तो फ्रैंक डांस ने दिया है कौन सा मॉडल? संप्रेषण का त्रिशंकुनुमा मॉडल या कुंडलित मॉडल या पेचदार मॉडल, हेलिकल मॉडल। फिजिक्स में बोलते हैं ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में किसी 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा किसी एक एंगल पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ एक हेलिकल पाथ होता है, स्प्रिंग लाइक मॉडल, हेलिक्स बोलते हैं वहां पर हम। तो हेलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग लाइक शेप। स्प्रिंग लाइक शेप को कुंडली हम बोलते हैं ना, स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग वाली पेन होती है कोई, उसके अंदर की स्प्रिंग समझ लीजिए, या जनरली जो स्प्रिंग होती है। तो कुंडलित मॉडल फ्रैंक डांस ने दिया। यह मॉडल रैखिक मॉडल व चक्रीय मॉडल का संयुक्त रूप है। देखिए, संचार संप्रेषण का कुंडलित मॉडल और पेचदार मॉडल, ये एक डायग्राम बनाया है ना, ये डायग्राम में आप ऐसे समझिए। देखिए, ये यहाँ से ऐसे करके आप इसमें देख रहे होंगे, ये ऐसे करके फेरे जैसे लपेटे हुए हैं। ये फेरे क्या है ना, ये ऐसा बता रहा है ये मॉडल कि जब हम पहले दो लोगों से बात करते हैं, फिर वो दो लोग, हमने दो छात्रों से अपनी बात कही, वो दो छात्रों ने किसी अन्य छात्रों से बात करी, तो हमारी सूचना का लगातार विस्तार हो रहा है। देखो, ये हेलिक्स बढ़ते जा रहा है। ये हमारी बात बहुत आगे तक पहुंच सकती है। इसे हमने अपनी बात किसी एक छात्र से की, उससे कहा आप उनको भी बता दो। तो कितनी बार हम कहते हैं उस कक्षा में भी इस बात को बताना है, उस क्लास में भी। ऐसे जब संप्रेषण का लेवल ऐसे बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, तो इसको बोलते हैं हेलिकल मॉडल। तो समझ गए होंगे। तो संप्रेषण का कुंडलित मॉडल यह किसने दिया था? फ्रैंक डांस ने दिया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे संप्रेषण पर, कम्युनिकेशन पर, अपनी तैयारी के दौरान उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। यदि आपको यह पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के द्वारा इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।